पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंडी और फूको दोनों लोग यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर फूको को पता चलता है कि चीजों को चेंज कर पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए फूको को सबसे ज्यादा मिशन करके पॉइंट्स को हासिल करना होगा, जिसके बाद वो खुद यूनियन की लीडर बन जाएगी। एंडी फूको का इसमें साथ देता है और सबसे खतरनाक मिशन को चुन लेता है। इसके साथ ही एंडी फूको के अलावा शैन को भी मिशन पर चलने के लिए रेडी कर लेता है। अब बात करते हैं आगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रेजेंट डे की डेट बताई जाती है, जो कि 23 अगस्त होती है। एंडी और फूको मिशन के लिए एक ट्रक में बैठकर अमेरिका के रास्ते पर निकल जाते हैं। एंडी कहता है हेलीकॉप्टर से ज्यादा सड़क पर ट्रेवल करने में मजा आ रहा है। एंडी आगे फूको से कहता है मिशन तो होता रहेगा, चलो हम वेगास चलकर रूम बुक करते हैं और सेक्स चूज करते हैं। जिस पर फूको कहती है पागल हो क्या, हमें अपने मिशन को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इसके बाद फूको यूनियन का ऑफिशियल ऑर्डर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि 21 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले न्यूयॉर्क सिटी में एक ज़ॉम्बी घूमता हुआ देखा गया। जितने भी लोगों ने भी उसे देखा था, यूनियन के लोगों ने उन सब की मेमोरीज मिटा दी है। ज़ॉम्बी के कपड़े और हुलिये से हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी का नाम जेम्स डब्ल्यू स्मिथ होता है, जो लॉन्गिंग नाम के एक गाँव का रहने वाला था। हम आगे देखते हैं कि अचानक से ट्रक की खिड़की के सामने शैन आ जाता है। शैन ट्रक की छत से लटका हुआ होता है। शैन फूको को बताता है कि ये वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का एक छोटा सा गांव है। शैन को अचानक देखकर फूको डर जाती है और कहती है आखिर तुम यहाँ कहाँ से आ गए। शैन कहता है एंडी ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ ट्रक में छिप कर आ गया। इसके बाद फूको शैन को ट्रक के अंदर आने को कहती है। ये देखकर एंडी थोड़ा चिढ़ जाता है। अगले सीन में फूको शैन से कहती है क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि हमें जो ज़ॉम्बी दिखा था वो स्पॉइल की वजह से ही था। स्पॉइल वही यूएमओ होता है जिसको पकड़ने के लिए फूको, एंडी और शैन मिशन के लिए जा रहे होते हैं। शैन आगे फूको को स्पॉइल का असली मतलब बताता है। स्पॉइल का मतलब चीजों का सड़कर खत्म हो जाना होता है। शैन कहता है कि मुझे यह नहीं पता कि ज़ॉम्बी आखिर 4000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में कैसे पहुंचा। मुझे एक बात का पक्का विश्वास है कि स्पॉइल और उसके ज़ॉम्बीज की आर्मी हमें लॉन्गिंग में ही मिलेगी। ये सुनकर फूको डर जाती है और कहती है आखिर हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे। शैन आगे बताता है कि यूनियन के लोगों ने पहले ही पूरे गाँव को सील कर दिया है। जिस पर फूको पूछती है क्या वो लोग वहाँ से बचकर जिंदा वापस आ पाए। इस बात पर शैन एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें हमें यूनियन के लोगों की आवाज सुनाई देती है। आवाजों में यूनियन के लोग चिल्ला रहे होते हैं और बचकर भाग रहे होते हैं। इन शॉर्ट ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर रहे होते हैं। आवाजों को सुनकर फूको डर जाती है। शैन एंडी से कहता है कि अगर तुम स्पॉइल से अपनी पूरी पावर के साथ नहीं लड़े तो शायद हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस पर एंडी कहता है मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। अगली सीन में रात हो जाती है और सभी लोग एक जगह पर ट्रक रोक देते हैं। शैन फूको से पूछता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम शांति से सो जाओ, मैं और एंडी दोनों मिलकर स्पॉइल से तुम्हारी रक्षा करेंगे। फूको थोड़ी देर सोचती है और कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर शैन कहता है क्या गेना की इच्छा को तुम पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करना चाहती हो। जिस पर फूको कहती है क्या तुम्हें याद है कि अपोकलिप्स यानी कि वो किताब जिसने हमें ये मिशन दिया था, उसने कहा था कि अगर हम ये मिशन पूरा कर लेंगे तो हमें इस मिशन को पूरा करने के बदले में एक इनाम मिलेगा। इस इनाम में हमें अनरिपेयर की लोकेशन का पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम अनरिपेयर को ढूंढ लेंगे तो शायद उससे एंडी को मरने में थोड़ी हेल्प मिल सकेगी। इसके बाद फूको शैन से उसके मिशन पर आने का कारण पूछती है, पर आगे फूको कहती है ओ एंडी ने तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया है, इसीलिए तुम हमारे साथ आए हो। शैन कहता है कि ये एक रीजन हो सकता है, पर ये मिशन बहुत ही ज्यादा कठिन है। हम जितना एंडी को जानते हैं वो उसके खुद का 50% भी नहीं है। क्या पता हम इस मिशन पर एंडी का असली रूप देख सकें। द विक्टर, जीत का देवता। अगली सीन में सुबह हो जाती है और सभी लोग लॉन्गिंग गांव तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि गांव के चारों ओर दीवार भी होती है और गांव से बाहर आने के लिए बस एक पुल बना हुआ होता है। शैन कहता है हम सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे, पर जैसे ही एंडी दीवार देखता है तो वो एक मिसाइल दीवार पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से दीवार टूट जाती है और ज़ॉम्बीज हमला करने के लिए सभी लोगों की ओर आने लगते हैं। ये देखकर शैन और फूको दोनों डर जाते हैं। एंडी शैन से पूछता है
ये बताओ कि ज़ॉम्बी किसी तरह से अपने पुराने रूप में बदल सकते हैं क्या? जिस पर सैन कहता है उनकी बॉडी को पहले ही चेंज किया जा चुका है, उन्हें फिर से पुराने रूप में बदल पाना मुमकिन नहीं है। ये सुनकर एंडी कहता है ठीक है फिर, मुझे खुद को रोकने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर एंडी ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है और फुल स्पीड में ज़ॉम्बी को टक्कर मारता हुआ दीवार के छेद के अंदर ट्रक को घुसा देता है। इसके बाद एंडी ट्रक के सामने वाले शीशे को तोड़ता हुआ हवा में उड़ जाता है और अपना एक हाथ एक पैर काट लेता है। एंडी ज़ॉम्बी से कहता है मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ, अगर तुम बचना चाहते हो तो चुपचाप बता दो कि वो कहाँ छुपा हुआ है जिसने तुम्हारी बॉडी के साथ ऐसा किया है। ऐसा बोलकर एंडी चक्री की तरह घूमता हुआ सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तलवार से काट देता है। ये देखकर सैन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि एंडी सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, पर उसे एक लड़की दिखती है जो अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनी होती। एंडी उससे पूछताछ करने के लिए अपने साथ लेकर आता है, जिस पर सैन उसे रोक देता है। सैन एंडी से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब हम यूएमए को पकड़ते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। जिस पर एंडी खुद को चेक करता है और सोचता है कि मैं तो खुद से मूव कर पा रहा हूँ। आगे सैन एंडी से पूछता है बताओ तुमने अब तक कितने यूएमए से लड़ाई की है? जिस पर एंडी कहता है मुझे ज्यादा याद नहीं है। सैन आगे बताता है कि यूएमए हम नेगेटर से अलग होते हैं, यूएमए के रूल्स वो खुद होते हैं। यूएमए लोगों को बिना किसी रीजन के ही अचानक से अपने रूल्स में कैद कर लेते हैं। सैन एंडी से कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में पहले से ही अंदाजा है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, जब भी मैं किसी इंसान को कुछ निश्चित दूरी से देखता हूँ तब उस पर मेरी पावर्स काम करने लगती हैं। इसी तरह जब फूको किसी को टच करती है तब उसकी पावर्स काम करती हैं। मुझे पता है तुम लड़ाई करते करते यूएमए के रूल्स को जानने का सोच रहे होगे, पर जब हम यूएमए के खिलाफ लड़ाई करते हैं तब ये सबसे ज्यादा बुरा फैसला होता है। हो सकता है कि स्पॉइल ने पहले से ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट भी कर दिया हो। ज्यादातर यूएमए सभी लोगों को अपनी पावर्स के अंदर कैद कर लेते हैं जो भी उनकी पावर के रेंज में आता है। ये सुनकर एंडी को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो सैन से सीधा माफी मांग लेता है। हम आगे देखते हैं कि एंडी ने जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो बोलने लगता है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंडी के ऊपर एक यूएमए चिपक जाता है जो एंडी के पसंदीदा कपड़ों में बदल जाता है। वो यूएमए बताता है एंडी के पेट पर कुछ लिखा हुआ है। जब एंडी पेट पर देखता है तो हमें एक टाइमर दिखाया जाता है, जिसके बाद सैन और फूको दोनों खुद को चेक करते हैं, पर उनके ऊपर कोई भी टाइमर नहीं लगा होता। सैन कहता है शायद जब एंडी लड़ रहा था तब एंडी सीधा स्पॉइल के टारगेट एरिया के बीच में चला गया होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये देखकर फूको डर जाती है और कहती है हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए, कहीं तुम सही में न मर जाओ। ये सुनकर एंडी कहता है अगर इतनी छोटी चीज से मैं मरने लग गया तो तुमने अपने अलग से मुझे कब का मार दिया होता। ये सुनकर फूको शर्मा जाती है। आगे सभी लोग टाइमर का टाइम खत्म होने का वेट करते हैं। जैसे ही टाइम खत्म होता है वैसे ही एंडी की बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है। एंडी खुद को हील करता है, पर उसके बाद फिर से उसकी बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है। ये देखकर सैन कहता है इस हमले में बॉडी लगातार सड़ती रहती है। जैसे ही कोई भी इस गांव में कदम रखता है उस इंसान को एक कर्स लग जाता है, जिसमें एक बार कर्स लगने के बाद जैसे ही टाइमर का टाइम खत्म होता है उस इंसान की बॉडी लगातार सड़ती रहती है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। सैन आगे कहता है स्पॉइल को ढूंढने में ज़ॉम्बी लड़की हमारी हेल्प कर सकती है, पर आखिर इसकी भाषा को कौन समझेगा। सैन कहता है यार, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 3 लोग कम है मेरे भाई। काश यहाँ पर और भी लोग होते। अगली सीन में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी लड़की एंडी से कुछ कह रही होती है। एंडी भी आधा ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इसकी वजह से एंडी ज़ॉम्बी लड़की की भाषा को समझ जाता है। एंडी सैन से कहता है ज़ॉम्बी को पता है कि स्पॉइल कहाँ है, पर मुझे इसकी एक शर्त को पूरी करना होगा। इस शर्त में ज़ॉम्बी एंडी से उसके साथ शादी करने के लिए कहती है। ये सुनकर सैन चौंक जाता है। एंडी फूको से पूछता है अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम पर चीटिंग कर रहा हूँ तो मैं इस ज़ॉम्बी को मना कर देता हूँ। सैन एंडी को वार्न करते हुए कहता है हो सकता है कि स्पॉइल की कोई चाल है ये। एंडी की बात सुनकर फूको हंसने लगती है और कहती है ठीक है जाओ यार, तुम शादी कर लो उससे। आगे एंडी ज़ॉम्बी के साथ निकल जाता है। सैन एंडी से चिल्ला कर कहता है ठीक है,
पर एक बात का ध्यान रखना, हमारा मिशन स्पॉइल को मारना नहीं है, पकड़ना है। अगर तुमने उसे मार दिया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा और हम अनरिपेयर का पता भी नहीं लगा पाएंगे। जैसे ही तुम्हें स्पॉइल का पता लगे हमें तुरंत बता देना। जब सैन ये चिल्ला रहा होता है तब हम देखते हैं कि ट्रक के सामने जमीन पर एक गुफा का दरवाजा होता है जिसमें से एक लड़का बाहर आता है। फूको और सैन को वहां देखकर वो लड़का डर जाता है और वापस से गुफा के अंदर घुस जाता है, पर फूको उस लड़के को देख लेती है और उसके पीछे चली जाती है। सैन देखता है कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। ये सुनकर सैन दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूको उस लड़के के पीछे गुफा के अंदर आ जाती है। लड़का अंधेरे में भाग जाता है। फूको सोचती है आखिर ये लड़का अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना। तभी अचानक से सैन भी वहां आ जाता है। सैन फूको से कहता है तुम और एंडी दोनों ही मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हो। सैन फूको को आगे बढ़ने से रोक देता है और कहता है ये गुफा भी स्पॉइल के रेंज में है, इसका मतलब इस लड़के को भी कर्ज मिल चुका है। ये बात वो लड़का सुन लेता है और फूको और सैन की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। हमें उसके साथ 3 और बच्चे दिखाए जाते हैं। वो लड़का अपनी बॉडी पर लगा टाइमर दिखाते हुए कहता है हाँ हम लोगों को कर्ज मिल चुका है। सैन देखता है कि उस लड़के के टाइमर में एंडी के टाइमर की तुलना में ज्यादा टाइम होता है। आगे वो लड़का कहता है आखिर तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग भी स्पॉइल के साथ काम कर रहे हो। जिस पर फूको कहती है हम तो तुम्हारी ही तरफ हैं। जिस पर लड़का चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने हमें चूतिया समझ रखा है, हम लोग ज़ॉम्बी बनने वाले हैं इसीलिए तुम हमें मारने आए हो, वरना कोई इतनी दूर सुनसान गांव में क्यों आएगा। तुम लोग हमसे इतनी दूर खड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके आगे आने के बाद तुम्हें भी ये कर्ज लग जाएगा। जैसे ही फूको ये सुनती है वो उस लड़के की ओर भागती है और उससे गले लगा लेती है, जिसके बाद फूको के ऊपर भी टाइमर लग जाता है। ये देखकर सैन भी स्पॉइल के पावर एरिया के अंदर जानबूझ के आ जाता है और उसके ऊपर भी टाइमर लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक चर्च में एंडी और ज़ॉम्बी लड़की की शादी हो रही होती है। इस पर ज़ॉम्बी लड़की एंडी को शुक्रिया कहती है। एंडी कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। ज़ॉम्बी लड़की कहती है कि मेरा सपना था कि मैं शादी की ड्रेस पहनूं, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो और सभी लोगों को बचा सकते हो। ज़ॉम्बी लड़की बाकी ज़ॉम्बीज की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये सभी लोग बहुत ही लाचार हैं, प्लीज इन सबको मारकर इन्हें मुक्ति दे दो। इसके बाद ज़ॉम्बी लड़की चर्च में बने एक पुतले की तरफ देखकर कहती है इसी की वजह से हम सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं, तुम इसे मार दो। ये सुनकर एंडी कहता है मेरा मिशन इसको पकड़ना था, पर मेरी बीवी ने कहा है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा बोलकर एंडी अपनी तलवार से उस पुतले को काट देता है। जैसे ही एंडी पुतले को काटता है वो पुतला एक दानव में बदल जाता है। उसके आसपास एक पीले रंग की गैस फैल जाती है। वो पुतला एंडी से कहता है आखिर तुम अब तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बने, मुझे लगता है तुम एक नेगेटर हो, आखिर तुम जैसा तो चपराणी मेरे सामने कैसे टिक सकता है। ऐसा बोलकर वो पुतला एक दानव में बदल जाता है। उस दानव के सर पर एक एंजल भी होती है। दानव की पीली गैस की वजह से पूरा चर्च सड़ जाता है और टूटकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज मिलकर एंडी को चर्च के मलबे के नीचे दबने से बचा लेते हैं। एंडी कहता है तुमने मुझे बचा लिया, इसका मतलब तुम लोग अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बने हो। आगे एंडी अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर चर्च के घंटे की तरफ शूट करता है, जिससे घंटा जाकर स्पॉइल को लगता है। एंडी सभी ज़ॉम्बी से चिल्लाकर कहता है मैं इस दानव को मारकर तुम सभी को बचा लूंगा। इस घंटे की आवाज सुनकर तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर सभी ज़ॉम्बीज चारों ओर से आकर स्पॉइल को घेर लेते हैं। एपिसोड के लास्ट में ज़ॉम्बी लड़की एंडी से कुछ कहती है, जिसके बाद एंडी अपनी तलवार निकाल कर रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फूको को एक लड़का दिखता है, जिसके पीछे फूको टनल में चली जाती है। शुरुआत में वो लड़का सोचता है कि फूको और सैन उसे पकड़ने के लिए आए हैं, पर जब फूको और सैन स्पॉइल के पावर की रेंज के अंदर चले जाते हैं, जिससे उनके ऊपर भी एक टाइमर लग जाता है, तब उस लड़के को यकीन हो जाता है कि फूको और सैन उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। अब बात करते हैं आगे।
इस एपिसोड में फूको उस लड़के से बात करती है। वो लड़का अपना नाम कैन बताता है। फूको उससे कहती है, हम लोग यूनियन से हैं, हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, पर तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था और तुम लोग अभी तक ज़ॉम्बी में क्यों नहीं बदले हो। इस बात पर कैन बताता है कि एक हफ्ते पहले अचानक से आसमान में एक काली बॉल दिखाई थी और उसने बोलना चालू कर दिया था। स्पॉइल कहता है, मुझे ये जगह पसंद है, मैं यहाँ के लोगों और बिल्डिंग को बर्बाद कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ के लोगों से शुरू करता हूँ। इसके बाद स्पॉइल के चारों ओर से पीली गैस निकलने लगती है जो कि पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद लोगों के पेट पर भी एक टाइमर आ जाता है और जैसे ही उनका टाइम खत्म होता है गांव के लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। कैन आगे बताता है, उनकी टीचर ने उन्हें बचाने के लिए इस टनल में उन्हें बंद कर दिया था। कैन की टीचर सभी बच्चों से जाते टाइम कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों के पास खुद के सपने होते हैं वो इतनी जल्दी सड़कर ज़ॉम्बी नहीं बन सकते। जब तक मैं एक हैंडसम लड़का नहीं ढूंढ लूंगी तब तक मैं ज़ॉम्बी नहीं बन सकती हूँ। इसके बाद टीचर टनल का गेट बंद कर देती है। हम देखते हैं कि पीली गैस की वजह से टीचर भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। शैन सोचता है, इन बच्चों को स्पॉइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, शायद हमें इन्हें मार देना चाहिए। तभी कैन के साथ वाले बच्चों में से एक लड़की रोने लगती है। कैन देखता है कि उसके पेट पर बने हुए टाइमर में टाइम खत्म होने वाला होता है। कैन बड़े प्यार से उस लड़की को चुप कराता है और उससे पूछता है, तुम एक फूल बेचने वाली बनना चाहती थी ना, बताओ तुम अपनी दुकान पर किस तरह के फूल बेचोगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैं अपनी दुकान पर सनफ्लावर्स बेचूंगी। ये सुनकर कैन कहता है, हमारे टीचर को भी ये फूल बहुत पसंद है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, मैं टीचर को बहुत सारे फूल देकर सरप्राइज कर दूंगी। हम देखते हैं कि उस लड़की के पेट पर बने हुए टाइमर का टाइम अचानक से बढ़ जाता है। ये देखकर शैन और फूको दोनों ही चौंक जाते हैं। कैन फूको और शैन से कहता है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, जब तक हमारे अंदर सपने बाकी हैं तब तक हम ज़ॉम्बी बनने से बच सकते हैं। आगे कैन पूछता है, क्या तुम सही में हमारी हेल्प करने के लिए आए हो, जिस पर फूको हाँ कहती है। आगे शैन को बाहर से लड़ाई का शोर सुनाई देता है जिससे फूको एंडी के बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी स्पॉइल से लगातार लड़ रहा होता है और स्पॉइल बचने के लिए ज़ॉम्बीज को कुचल रहा होता है। शैन और फूको भी टनल से बाहर आ जाते हैं। शैन कहता है, एंडी और ज़ॉम्बीज दोनों साथ मिलकर स्पॉइल से लड़ रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है, पर ज़ॉम्बीज का स्पॉइल पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। शैन आगे कहता है, ज़ॉम्बी बन के जीने से बढ़िया है स्पॉइल से लड़ते हुए उनकी मौत हो जाए, तो कम से कम उन्हें शांति की मौत तो मिल सकेगी। इसीलिए एंडी ज़ॉम्बी का यूज कर रहा है। ये सुनकर फूको के आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके बाद एंडी शैन और फूको को ज़ॉम्बी लड़की को उनकी तरफ फेंक देता है और कहता है, ये लो मेरी बीबी का ख्याल रखना, अभी 7 फेरे बाकी हैं। जब कैन उस ज़ॉम्बी लड़की को देखता है तो वो उसे अपनी टीचर कहकर बुलाता है। ये सुनकर फूको चौंक जाती है और याद करने लगती है जब एंडी पहली बार इस ज़ॉम्बी लड़की से मिला था। इसके बाद कैन और बाकी सभी बच्चे अपने टीचर को देखकर खुश हो जाते हैं। उन बच्चों में से वही लड़की जो पहले रो रही थी वो टीचर के हाथ पर निशान को देखकर उससे कहती है, आपके हाथ पर चोट लग गई है, चलो मैं इस पर बैंडेज लगा देती हूँ। ये सुनकर ज़ॉम्बी लड़की के आंसू आने लगते हैं और वो शुक्रिया कहती है। हम आगे देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी फूको को छू कर निकल जाता है जिससे फूको का अनलग उस ज़ॉम्बी को लग जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी स्पॉइल के पास पहुंचता है एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बोर्ड आकर पहले स्पॉइल के ऊपर गिरता है, फिर उसके टुकड़े आकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर गिरते हैं जिससे वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। ये चीज एंडी नोटिस कर लेता है, जिसके बाद एंडी सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देते हुए कहता है, हम अपना प्लान थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तुम अपने सामने उस लड़की को देख रहे हो ना जिसने लाल टोपी पहनी हुई है, तुम्हें उसे छू कर आना है, इससे तुम सभी लोग एक बॉम्ब में बदल जाओगे। इससे हम लोग स्पॉइल को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेंगे। ये सुनकर फूको डर जाती है और कहती है कि ज़ॉम्बी भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, पर तभी ज़ॉम्बी लड़की आकर फूको के गले लग जाती है। ये देखकर फूको बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। फूको कहती है, ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद फूको अपना ग्लव उतार कर ज़ॉम्बी लड़की को अच्छे से गले लगा लेती है। कैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। इसके बाद ज़ॉम्बी लड़की सीधा स्पॉइल की तरफ भागने लगती है
कैन उसके पीछे भागता है, पर शैन अपनी पावर का यूज करके उसे रोक देता है। फूको भी रोते हुए खुद को संभालती है और कहती है, मेरा एक बहुत बड़ा अनलक तुम्हारे ऊपर आ रहा है। एंडी भी कहता है, मुझे पता था मेरी बीवी ऐसी ही हो सकती है। इसके बाद ज़ॉम्बी लड़की सीधा स्पॉइल तक पहुंच जाती है। जैसे स्पॉइल ज़ॉम्बी लड़की को पकड़कर हवा में उठाता है, वैसे ही उसके पैर के नीचे की जमीन नीचे धंस जाती है और स्पॉइल पास में बने हुए एक घर के ऊपर गिर जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गन पाउडर रखा होता है। जैसे ही स्पॉइल उस घर के ऊपर गिरता है, एक तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से स्पॉइल के सर पर बना हुआ एंजल का पुतला टूट जाता है। ये देखकर शैन कहता है, ये तो बहुत ही कमजोर निकला। हम देखते हैं कि लड़ाई का शोर इतना ज्यादा होता है कि गांव के चारों ओर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। अगले सीन में सभी ज़ॉम्बीज फूको को छूकर स्पॉइल से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। शैन भी सभी बच्चों को वापस से टनल में छुपा देता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज स्पॉइल के पास पहुंचते हैं, उन सभी की वजह से एक बहुत बड़ा तेज धमाका होता है। आगे शैन एंडी को बताता है, मैं और फूको दोनों को कर्स लग चुका है, हमें स्पॉइल को जल्दी ही पकड़ना होगा, वरना हम दोनों भी ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। इस पर फूको कहती है, तुम शैन पर गुस्सा मत करना, ये सब मेरी ही गलती है। ये सुनकर एंडी को थोड़ा गुस्सा तो आता है। एंडी कहता है, अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इसे पकड़ने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमें इसे मारना ही होगा। ये सुनकर शैन कहता है, नहीं नहीं, हमारा मिशन इसे पकड़ना है, अगर हमने इसे मार दिया तो यूनियन में सभी मेरे पर गुस्सा होंगे। हम आगे देखते हैं कि स्पॉइल सभी ज़ॉम्बीज को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है, जिससे फूको, शैन और एंडी भी उसके मुंह के अंदर जाने लगते हैं, पर एंडी सभी लोगों को बचा लेता है। जैसे ही स्पॉइल सभी ज़ॉम्बीज को खा लेता है, उसकी पीठ से फिर से पीली गैस निकलने लगती है, जो उसके चारों तरफ एक कवच बना लेती है। जिसके बाद स्पॉइल धीरे धीरे अपना रूप चेंज कर लेता है। शैन एंडी से पूछता है, क्या तुमने स्पॉइल से लड़ते हुए उसके सारे रूल्स को समझ लिया है? जिस पर एंडी कहता है, हाँ, लगभग समझ ही लिया है। स्पॉइल अपनी इच्छा के अनुसार तुरंत ही अपने आसपास की सभी चीजों को नष्ट कर सकता है, पर इंसानों को ज़ॉम्बी में बदलने के लिए समय लगता है। इंसानों के पेट पर एक टाइमर आ जाता है, जब टाइमर का टाइम खत्म होता है तभी इंसान ज़ॉम्बी में बदलता है। शैन और एंडी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी स्पॉइल अपनी उंगलियों से उनकी तरफ एक बीम शूट कर देता है, पर शैन अपनी पावर यूज करता है, जिससे स्पॉइल अपनी बीम किसी दूसरी दिशा में शूट कर देता है, जिससे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरीके से सड़ जाती है। उनकी जान बचाने के लिए एंडी शैन को शुक्रिया कहता है। हम देखते हैं कि स्पॉइल के पीठ पर पंख निकल आते हैं, उसकी केवल एक ही आंख होती है और उसके सर पर एक क्राउन बना होता है। स्पॉइल देखता है यूनियन के 3 लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं, जिससे स्पॉइल समझ जाता है कि एंडी, फूको और शैन का मिशन उसे पकड़ना है। स्पॉइल आगे कहता है, आखिर अपोकलिप्स मेरे प्लान में टांग अड़ाना नहीं छोड़ेगा। मुई शैन को बताती है कि स्पॉइल ने जो लेजर शूट करी थी, उससे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इससे पता चलता है कि स्पॉइल की पावर रेंज बढ़ चुकी है, तुम अपना ध्यान रखना। आगे स्पॉइल हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। स्पॉइल कहता है, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि नष्ट होने के लिए तुम्हारा जन्म धरती पर हुआ है? ये कितना ज्यादा सुंदर है। ऐसा बोलकर स्पॉइल अपनी बीम शूट कर देता है। एक बीम जाकर शैन के ग्लव को लगती है, जिससे शैन फटाफट अपने ग्लव उतार देता है। दूसरी बीम जाकर एंडी के हाथ को लगती है और एंडी अपना हाथ काट देता है। एंडी सोचता है, जैसे ही बीम किसी भी चीज को छूती है, वो चीज धीरे धीरे करके राख बन जाती है, बड़े टुकड़ों में काम करती है। पहले बीम उस जगह को नष्ट करती है जिसने उसे छुआ है, फिर धीरे धीरे उस एरिया से जुड़ी हुई हर चीज को नष्ट कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। ये सोचकर एंडी सीधा स्पॉइल पर हमला करने के लिए जाता है, पर जैसे ही एंडी स्पॉइल के पास पहुंचता है, उसके कपड़ों पर लगा हुआ यूएमए क्लॉथी कहता है, ओए मां। क्लॉथी और एंडी की खुद की बॉडी भी सड़ने लगती है। ये देखकर एंडी सोचता है, मैंने तो अभी तक इसे छुआ भी नहीं था। एंडी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी स्पॉइल एंडी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एंडी जमीन पर गिर जाता है। एंडी की बॉडी भी धीरे धीरे सड़ रही होती है। उसके बाद स्पॉइल लगातार एंडी पर बहुत सारे पंचेस मारता है। एंडी सोचता है, कोई भी जिंदा चीज स्पॉइल के पास पहुंचने से ही नष्ट हो रही है, ये जरूर उसके बदले हुए रूप का असर है।
स्पॉइल के इतने सारे मुक्के के बाद भी एंडी मरा नहीं होता। ये देखकर स्पॉइल समझ जाता है कि एंडी एक निगेटर है जो कि मर नहीं सकता। स्पॉइल आगे सोचता है, मेरी पावर्स की वजह से इसकी बॉडी लगातार सड़ रही है। मुझे नहीं लगता ये खुद को बार बार इतनी जल्दी हील कर पाएगा। ये अंत में मारा जाएगा। आगे स्पॉइल शैन और फूको से कहता है, ये तो मर जाएगा, अब तुम दोनों की बारी है। हम देखते हैं कि स्पॉइल की गर्दन बहुत लंबी हो जाती है और उसका फेस शैन और फूको के पास आकर कहता है, मेरा जन्म जीवन के इस सुंदर चक्र को वापस लेकर आया है। तुम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि इसे देख पा रहे हो। आगे शैन अपनी पावर का यूज करता है जिससे स्पॉइल हिल नहीं पाता। शैन आगे कहता है, एंडी मुझे माफ कर देना, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। ऐसा बोलकर शैन वहां से भाग जाता है और फूको वहीं रह जाती है। स्पॉइल शैन से कहता है, तुम चाहे मेरे पावर एरिया से बाहर चले जाओ, पर जैसे टाइमर का टाइम खत्म होगा तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। आगे स्पॉइल फूको से कहता है, मेरे जन्म से पहले ये दुनिया कितनी बदसूरत थी और बिना नष्ट हुए लगातार बढ़ती चली जा रही थी। मेरे जन्म के बाद से ये बदलाव आया है और अब सभी जिंदा चीजें जीवित रहने के लिए लड़ रही हैं। ये एक आवश्यक रूल है, पर तुम इंसान इस चीज को क्यों नहीं मानते हो और मुझे दोष देते हो? पर आखिर क्यों? तुम लोग भी तो इसी नेचर का हिस्सा हो। हम देखते हैं कि एंडी खुद को धीरे धीरे हील कर रहा होता है। स्पॉइल आगे कहता है, आखिर तुम लोग इस बॉडी को इतना क्यों चाहते हो? तुम्हारी बॉडी मुश्किल से कुछ साल टिक पाती है। ये सुनकर फूको कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ सपने हैं। लोग अपनी बॉडी के साथ रहते हैं जिससे वो अपने सभी सपने पूरे कर सकें। मैं तुम्हारे कुछ फालतू के रूल्स की वजह से इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी नष्ट क्यों ना हो जाए। जब तक मेरे पास मेरे सपने हैं तब तक मेरा दिल चलता रहेगा। मेरा सपना है कि मैं भी एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जी सकूं और मरते दम तक अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं हार नहीं मान सकती हूँ। हम देखते हैं कि इसके बाद फूको के पेट पर लगे हुए टाइमर में भी टाइम बढ़ जाता है। इसके बाद फूको के चारों ओर की पीली गैस भी हट जाती है। स्पॉइल को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर टाइमर में टाइम कैसे बढ़ गया। फूको को इतना साहसी देखकर एंडी भी खुश हो जाता है। अगले सीन में फूको एंडी की तरफ उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी शैन वहां पर आ जाता है। उसके हाथ में उसका एक काला डंडा होता है। आगे शैन कहता है, मेरा भी सपना है कि मैं इस दुनिया का सबसे महान इंसान बनूं। ऐसा बोलकर शैन स्पॉइल पर हमला करता है, जिसके बाद शैन के टाइमर में भी टाइम बढ़ने लगता है। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शैन आकर स्पॉइल पर हमला करता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है। एंडी शैन से कहता है, अगर तुम स्पॉइल के ज्यादा पास गए तो तुम्हारी बॉडी भी सड़ने लग जाएगी। जिस पर शैन कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने स्पॉइल के रूल को समझ लिया है। जब स्पॉइल का सर फूको के पास था तब फूको की बॉडी को सड़ जाना चाहिए था, पर स्पॉइल के इस फॉर्म के वजह से उसका अटैक एरिया केवल उसकी बॉडी के चारों तरफ बनता है, जिससे फूको बच गई। पर अब स्पॉइल का सर वापस से उसकी बॉडी के पास जा चुका है तो मुझे ध्यान रखने की जरूरत होगी, पर इसका भी एक उपाय मैंने सोच लिया है। इसके बाद शैन अपना डंडा दिखाते हुए कहता है, ये एक मैजिकल डंडा है जिसे मैं अपनी इच्छा के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर शैन डंडा को बड़ा करके स्पॉइल पर हमला करता है। डंडे को देखकर फूको एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ये तो वही डंडा है जो मंकी किंग के पास था। आगे एंडी शैन पर चिल्लाकर कहता है, अबे साले, जब तुझे पता था तो तू इसे पहले यूज क्यों नहीं किया? जिस पर शैन कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैं स्पॉइल के रूल को समझ पाया हूँ। आगे शैन उस डंडे को एकदम छोटा कर लेता है और उसे शुक्रिया कहता है। हमें आगे बताया जाता है कि ये डंडा चाइना में खुदाई के समय मिला था। इसका नाम नियोई किंग को स्टाफ है, जो यूजर के इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। इसके बाद शैन लगातार स्पॉइल पर हमला करता है और स्पॉइल की बॉडी खुद अपने सर को शैन की तरफ आगे करती है। ये देखकर स्पॉइल को कुछ भी समझ नहीं आता। हमें आगे शैन की पावर के बारे में बताया जाता है। जब शैन किसी इंसान को देखता है तो वो इंसान अपनी इच्छा से विपरीत काम करने लगता है। इसीलिए स्पॉइल खुद के सर को शैन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका सर बार बार शैन की तरफ जा रहा था। स्पॉइल सोचता है,
इसकी पावर मुझे समझ नहीं आ रही है, इसीलिए अभी लड़ने से अच्छा है मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ। पर सैन की पावर की वजह से स्पॉइल कुछ भी कर नहीं पाता। हमें आगे बताया जाता है कि सैन की पावर एक्टिवेट होने की एक शर्त है। वो शर्त है कि जब तक सैन अपने टारगेट को पसंद नहीं करने लगता तब तक सैन की पावर उस पर काम नहीं करती है। आगे एंडी धीरे धीरे खुद को हील कर रहा होता है। एंडी सैन से पूछता है आखिर हम इसे कैसे पकड़ेंगे, जिस पर सैन कहता है इसकी बॉडी के अंदर इसका कोर छुपा हुआ है, हमें उसे पकड़ना होगा, पर जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगा मेरी बॉडी सड़ जाएगी, इसीलिए हमें सबसे पहले स्पॉइल की पावर को रोकने का तरीका ढूंढना होगा। सैन लगातार डंडे से स्पॉइल को पीट रहा होता है। इसके गुस्से में आकर स्पॉइल अपनी बीम से सैन पर शूट करने की कोशिश करता है, पर सैन की पावर की वजह से स्पॉइल की बीम काम नहीं करती है। ये देखकर स्पॉइल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं नहीं मानता हूँ कि एक छोटा सा इंसान बस देखने भर से ही मुझ जैसे महान जीव को रोक रहा है, ये तो चूतियापा है। ये सुनकर सैन मुस्कुराने लग जाता है। हमें सैन की पावर का नाम अनत्रुत बताया जाता है। आगे सैन स्पॉइल से कहता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं आज अनडेड की असली पावर देख पाऊंगा। अगले सीन में फूको सोचती है आखिर हम स्पॉइल की पावर्स को कैसे रोक सकते हैं, जिस पर एंडी बताता है कोई भी चीज हवा में प्रेजेंट बैक्टीरिया की वजह से सड़ जाती है और उन बैक्टीरिया को नमी की जरूरत पड़ती है। अगर हम और ज्यादा धमाके करें तो उससे हवा की नमी कम हो जाएगी। ऐसा सोचकर एंडी फूको के पेट पर नोच लेता है। इससे गुस्सा होकर फूको एंडी को एक चमाट मार देती है। आगे एंडी उठकर स्पॉइल की तरफ जाने लगता है और सैन से कहता है तुम यहाँ से दूर हट जाओ, एक बड़ा धमाका होने वाला है। पर अचानक से जमीन फट जाती है और एंडी उसमें गिर जाता है। एंडी को देखने के लिए सैन भी वहां पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी नजर स्पॉइल से हट जाती है और स्पॉइल सैन की पावर से फ्री हो जाता है। ये देखकर स्पॉइल हंसने लगता है और कहता है ये तो गजब चूतिए लोग हैं। और अपने पंखों से तेज धूल का झोंका सैन और फूको की तरफ फेंकता है, जिससे सैन स्पॉइल को देख नहीं पाता। फूको ऊपर आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी सैन फूको से कहता है तुम थोड़ा ध्यान रखो, स्पॉइल कुछ करने की सोच रहा है। आगे फूको सैन से कहती है अगर हम स्पॉइल को स्पेस में ले जाएं तो वहाँ कोई नमी नहीं होगी, जिससे स्पॉइल की पावर काम नहीं करेगी, पर हमें उसके लिए एक स्पेसशिप चाहिए होगी। ये सुनकर सैन को एक आइडिया सूझता है। सैन एंडी से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और स्पॉइल को स्पेस में भेज सकता हूँ। जब तक तुम स्पेस में नहीं पहुँच जाते हो तुम्हें स्पॉइल की पावर को सहन करना होगा। आगे सैन एंडी से कहता है तुम अपना कार्ड हटा क्यों नहीं देते, तुम्हारा पुराना वर्जन जरूर स्पॉइल की पावर को सहन कर सकता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फूको और एंडी मिले थे। एंडी यूनियन के लोगों से लड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए अपना कार्ड हटा देता है और बताता है कि उसके पास करीबन 100 सालों से भी ज्यादा की मेमोरी है और इस मेमोरी को ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए एंडी कार्ड को अपने माथे पर लगा कर रखता है। अगले सीन में एंडी सैन की बात मान जाता है और कहता है तुम अपना ध्यान रखना। सैन एंडी को अपना डंडा दे देता है और मुई से स्पॉइल के बारे में पूछता है। मुई सैटेलाइट से देखकर बताती है कि स्पॉइल एक बड़ा हमला करने वाला है, जिस पर सैन मुई से स्पॉइल की एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। आगे मुई सैन और एंडी को स्पॉइल की लोकेशन बता देती है, जिसके बाद एंडी उस लोकेशन के नीचे सैन के डंडे को रखता है और डंडा बहुत ही बड़ा होने लगता है। हम देखते हैं कि डंडा जाके स्पॉइल के पेट पर लगता है और उसे स्पेस में ले जाने लगता है। उसी के साथ एंडी भी स्पेस में चला जाता है। हम देखते हैं कि जाते समय एंडी अपना कार्ड निकाल कर सैन को दे देता है और कहता है तुम्हें जीतना ही होगा। ये देखकर फूको डर जाती है और कहती है एंडी ने कहा था कि अगर उसने ये कार्ड निकाल दिया तो कुछ गलत हो सकता है। ये सुनकर सैन कहता है क्या तुम देखना नहीं चाहोगी कि कार्ड निकालने के बाद क्या होता है। सैन आगे बताता है एंडी ने पास्ट में बहुत सारी लड़ाइयां जीती हैं। आगे हम देखते हैं कि स्पॉइल और एंडी दोनों स्पेस में पहुंच जाते हैं। स्पॉइल कहता है मैं तुम्हारा प्लान समझ गया हूँ, पर मेरे इस फॉर्म में मेरी बीम जिस चीज को छुएगी उसे तुरंत खत्म कर देगी। ये कहकर स्पॉइल एंडी पर अपनी बीम शूट कर देता है। हम देखते हैं कि स्पॉइल की बीम से एंडी का आधा सर राख में बदल जाता है। एंडी कहता है स्पॉइल तुम बहुत ताकतवर हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे रोक पाओगे। हम देखते हैं कि एंडी फटाफट से खुद को हील कर लेता है और उसके बाल भी बड़े हो जाते हैं और काले हो जाते हैं।
एंडी की खुद को हील करने की स्पीड को देखकर स्पॉइल की बुरी तरीके से फट जाती है। हम देखते हैं कि एंडी अपनी 2 उंगलियां स्पॉइल की तरफ शूट करता है, जिससे 2 और एंडी बन जाते हैं। इसके बाद दोनों एंडी जाकर स्पॉइल के हाथ पैर काट देते हैं और असली एंडी जाकर स्पॉइल के पेट को चीर देता है और उसके कोर को पकड़ लेता है। इसके बाद एंडी कहता है, अब मजे करने का समय आ गया है। एंडी ने जिस हाथ में स्पॉइल के कोर को पकड़ रखा होता है, एंडी वो हाथ काट देता है, जिससे एंडी का हाथ सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि शेन और फूको कैन और बाकी बच्चों से मिल रहे होते हैं। मुई शेन से कहती है सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद शेन कैन से कहता है अगर तुम यहाँ से एकदम सीधा चलते जाओगे तो यूनियन के लोग तुम्हें बचा लेंगे। मैं और फूको अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं, हमारा अभी थोड़ा और काम बाकी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाकी बच्चों का ख्याल रख सकते हो? ये सुनकर कैन मान जाता है और सभी बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे शेन फूको से कहता है तुम चिंता मत करो, यूनियन बाकी के सभी मेंबर्स को ढूंढ रहा है और मुई की तैयारियां हमेशा पूरी होती हैं। अगले सीन में एंडी का हाथ आकर जमीन पर गिरता है, जिससे एंडी खुद को रीजनरेट कर लेता है। एंडी के नए रूप को देखकर फूको देखती ही रह जाती है। शेन फूको को पीछे हटने को कहता है और खुद लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। शेन मुई से स्पॉइल के कोर को लेने के लिए कहता है, जिसके बाद एक बीम एंडी के हाथ पर पड़ती है और स्पॉइल का कोर एंडी के हाथ से गायब हो जाता है। इसके बाद एंडी अपनी तलवार को वहीं रख देता है और शेन से आज का दिन पूछता है। शेन बताता है कि आज 24 अगस्त 2020 है। इसके बाद एंडी पूछता है कि बताओ आज हफ्ते का कौन सा दिन है, जिस पर शेन कहता है क्या तुम सटिया गए हो? शेन सोचता है कार्ड के हटने से ऐसा लग रहा है कि एंडी की पुरानी याददाश्त आ चुकी है, जिसकी वजह से ये अलग ही इंसान में बदल गया है। हम देखते हैं कि एंडी के माथे पर कार्ड वाली जगह पर एंडी को दर्द होने लगता है, जिसके बाद एंडी खुद से ही कहता है बस करो, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तुम वैसे ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं मरने वाला हूँ। इसके बाद एंडी फूको की तरफ देखता है और उससे कहता है ये सब तुम्हारी ही गलती है। आगे एंडी शेन और फूको को सामने से हटने के लिए कहता है, जिस पर शेन एंडी से कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा जीत के देवता। ये सुनकर एंडी कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें किसने मेरे बारे में बताया है, पर मेरा नाम विक्टर है, मैं एक इंसान हूँ, कोई देवता नहीं। ऐसा कहकर एंडी शेन के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है। शेन सोचता है मैंने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी और एंडी के हमले को भी समझ लिया था, उसके बाद भी मैं हमले को रोक नहीं पाया। इसके बाद एंडी शेन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे शेन का हाथ मुड़ जाता है। शेन सोचता है एंडी का हमला इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इससे एंडी के खुद के हाथ पैर टूट जाते हैं। कोई साधारण इंसान इतनी ताकत के साथ हमला नहीं कर सकता। हर कोई इंसान बिना सोचे समझे एक लेवल तक ही सामने वाले पर हमला करता है, जिससे वो खुद के हाथ पैरों को चोट पहुंचाने से बचा सके, पर एंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन के मूव्स को देखकर एंडी कहता है तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है, उसके बाद भी तुम काफी फुर्तीले हो। ऐसा बोलकर एंडी अपनी उंगलियां शेन की तरफ शूट करता है, जिससे शेन जमीन पर गिर जाता है। आगे फूको हिम्मत करके एंडी के पास जाती है और उसके पेट को छू लेती है। इसके बाद उससे दूर हट जाती है। हम देखते हैं कि फूको के अनलक का एंडी पर कोई असर होता नहीं है। ये देखकर फूको सोचती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, पहले तो मेरे छूने से मेरे अनलक ने एंडी पर काम किया था। हम देखते हैं कि शेन मुई से किसी बारे में बात करता है। आगे नया एंडी यानी कि विक्टर को पुराने एंडी की यादों से फूको की पावर्स का पता लग जाता है और वो कहता है अच्छा, जब दूसरों को तुम छूती हो तो उससे तुम्हारा अनलक दूसरों को लग जाता है, जिससे टारगेट पर मीटेरॉइड या वॉल्केनो फट जाता है। ये क्या बकवास पावर है? क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मुझे ऐसे मार पाओगी? अब मुझे समझ आया, जब मैं एंडी के अंदर कैद था तब तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद विक्टर पुराने एंडी से कहता है अगर मैं इस लड़की को मार दूं तो क्या तुम सुधर जाओगे? ये सुनकर फूको पुराने एंडी से कहती है देखो ये मुझे मारने की बात कर रहा है, अभी तो हमें साथ में और घूमना है, साथ ही में और भयानक अनलक को खोजना है।
अगर मैं पहले मर गई तो तुम्हें ये सब कभी भी नहीं मिल पाएगा, तुम्हें वापस आना ही होगा। ये सुनकर विक्टर कहता है, तुम कुछ भी कर लो, रूल्स को कोई भी बदल नहीं सकता। अब मैं एंडी को फिर से मुझे कैद नहीं करने दूंगा। तभी शैन विक्टर को बीच में टोकते हुए कहता है, मुझे लगता है शायद तुम गलत हो। आज स्पॉइल से लड़ते हुए मैंने एक इंसान की असली ताकत देखी है। मैं आज हार गया हूँ, पर मेरे लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा खास है। ये मुझे और ताकतवर बनाने में हेल्प करेगा। मुझे तुमसे अभी और लड़ना है, पर मैं बहुत कमजोर हूँ। ऐसा कहकर शैन हवा में उड़ जाता है और एक पंखे की तरह घूमने लग जाता है। शैन आगे कहता है, मैंने एंडी से 2 वादे किए थे। पहला कि मैं फूको की रक्षा करूंगा। ऐसा बोलकर शैन विक्टर के सामने कूदकर उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एंडी हवा में उड़ने लग जाता है। शैन सोचता है, अभी के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद शैन कहता है, मैंने एंडी से दूसरा वादा किया था कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ऐसा बोलकर शैन जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि एंडी के पीछे से आसमान में एक क्रैक ओपन होने लगता है, जिनसे सभी यूनियन के मेंबर्स वहां आ जाते हैं। शैन आखिरी में कहता है, ये बहुत शर्म की बात है, पर मुझे तुम सभी की जरूरत है। सभी यूनियन मेंबर्स को देखकर फूको डर जाती है। शैन फूको से कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। इसके बाद एंडी सभी यूनियन मेंबर्स पर अपनी उंगलियों से हमला करता है, पर एक रोबोट आकर अपनी शील्ड सभी मेंबर्स के आगे कर देता है। ये देखकर एंडी कहता है, अबे लोड़ू लोग, तुम्हें आकर मुझसे सीधे लड़ना चाहिए। इसके बाद एक यूनियन मेंबर अपनी गन निकाल कर बुलेट शूट कर देता है, जो कि सभी शील्ड से टकरा कर एंडी के चारों ओर जाल बना लेती है, पर एंडी सभी शील्ड्स को तोड़ देता है। आगे एक और यूनियन 2 बिजली के गोले बनाता है और एंडी के ऊपर भेजता है, जो एंडी को बीच से जलाकर काट देते हैं। एंडी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एंडी देखता है कि वो खुद को हील नहीं कर पा रहा है, जिस पर वो यूनियन मेंबर कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम खुद को जल्दी से हील कर पाओगे? जब तुम्हारे हिस्सों को जलाया जाता है तब तुम्हारी बॉडी उन्हें बहुत धीरे धीरे हील कर पाती है। मैंने ऐसे ही 10 साल तक तुम पर रिसर्च नहीं करी है। ये सुनकर विक्टर कहता है, ये एक अच्छा हथियार है, पर अगर ये पुराना एंडी होता तो ये उस पर काम करता, पर मेरी बॉडी पर काम नहीं करेगा। मैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से से अब खुद को अपने मन मुताबिक रीजनरेट कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर विक्टर फूको की तरफ एक उंगली शूट करता है। हम देखते हैं कि विक्टर की उंगली उसकी तलवार तक पहुंचकर रुक जाती है। तभी एक कवच वाला यूनियन मेंबर आकर एंडी को काट देता है। हम देखते हैं कि एंडी खुद की उंगली से खुद को रीजनरेट कर लेता है और कवच वाले यूनियन मेंबर से कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता, तुम बस अपनी पूरी ताकत से हमला करते हो। अगर तुम्हें अपनी थोड़ी सी भी जान प्यारी है तो इससे दूर रहो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आगे एंडी फूको को छोड़कर बाकी सभी यूनियन मेंबर की तरफ जाने लगता है। एंडी हंसते हुए गैना की बात कर रहा होता है और कहता है, मुझे बहुत दुख हुआ अनचेंज के साथ जो भी हुआ, पर मैं समझ गया हूँ तुम लोग अच्छे खासे स्ट्रांग हो। ऐसा बोलकर एंडी अपनी तलवार के साथ रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि यूनियन की लीडर भी अपनी तलवार के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और यूनियन की लीडर विक्टर से लड़ने लगती है और टॉप को फूको और शैन को वहां से दूर ले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद टॉप दोनों को बचाने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है। विक्टर उन्हें रोकने के लिए अपनी उंगलियों से अपना अगली सीन में हम देखते हैं कि टॉप, शैन और फूको तीनों लोग गाँव से बाहर आ जाते हैं। फूको टॉप को उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। हम देखते हैं कि टॉप लगातार भागता ही रहता है। ये देखकर फूको को थोड़ा अजीब लगता है। आगे फूको टॉप से पूछती है, आखिर हम विक्टर को कैसे रोक सकते हैं? जिस पर टॉप कहता है, पिछली बार गेना की हेल्प से हमने विक्टर को पकड़ा था, पर अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। शायद लीडर के पास कोई प्लान होगा। ये सुनकर फूको टॉप से कहती है, क्या तुम मुझे वापस से विक्टर के पास ले जा सकते हो? शायद मैं एंडी को वापस ला सकती हूँ। ये सुनकर टॉप कहता है, क्या तुम पागल हो? अभी कुछ सेकंड पहले उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अब वो पहले वाला एंडी नहीं है। आगे फूको शैन से एंडी का कार्ड मांगती है, जिस पर शैन फूको को उसकी रक्षा के लिए एक गन देता है और कहता है, मैंने एंडी से तुम्हें सेफ रखने का वादा किया था, और उसे एंडी का कार्ड भी दे देता है। इसके बाद फूको वहां से जाने लगती है। ये देखकर टॉप शैन से कहता है, आखिर तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे हो? इस पर शैन टॉप से कहता है, मैं अभी उसे रोकने की हालत में नहीं हूँ मेरे भाई। इसके अलावा मैंने भी अपनी मनमानी की थी, तुम चिंता मत करो। अगर वो इतनी कमजोर होती तो अभी तक जिंदा नहीं होती। ऐसा सुनकर टॉप फूको को लेकर वापस से गांव के अंदर जाने लगता है। टॉप फूको से कहता है, जरूर तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। फूको उसकी हेल्प करने के लिए टॉप को शुक्रिया कहती है
और बताती है कि मेरा नाम फूको है और मैं 18 साल की हूँ। इस पर टॉप भी फूको को अपनी एज 15 बताता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि विक्टर के बहुत सारे क्लोन यूनियन के मेंबर्स पर हमला कर रहे होते हैं। आगे विक्टर हर एक यूनियन मेंबर की पावर को समझने की कोशिश करने लगता है। विक्टर तातियाना को देखकर कहता है, जरूर इसके पास खुद को कठोर करने की पावर है। आगे विक्टर फिल की तरफ देखकर कहता है, इसकी पूरी बॉडी हथियारों से बनाई हुई है और इसको जरा भी दर्द नहीं होता। ये जरूर इसकी पावर की वजह से है। इसके बाद विक्टर जुइस की तलवार को देखकर कहता है, ये तलवार यूएमए बर्न की पावर से बनाई गई है। हम आगे देखते हैं कि टॉप फूको को लेकर गांव के अंदर आ जाता है, पर उन्हें वहां पर बहुत सारे विक्टर के क्लोन्स दिखाई देते हैं, जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली विक्टर कौन है। आगे फूको सभी क्लोन्स को बहुत ही ध्यान से देखकर असली विक्टर को पहचान जाती है। फूको टॉप को बताती है जो विक्टर जुइस से लड़ रहा है वो असली विक्टर है और एंडी उसी के अंदर है। जिस पर टॉप फूको से पूछता है, मुझे तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? फूको टॉप को बताती है केवल असली विक्टर के पास ही तलवार है, उसके अलावा केवल उसी के ऊपर यूएमए क्लॉथी के फटे हुए कपड़े चिपके हुए हैं। आगे फूको टॉप से कहती है, बस तुम मुझे असली विक्टर के पास ले चलो, बाकी मैं संभाल लूंगी। इस पर टॉप कहता है, ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो मेरी कोई भी जवाबदारी नहीं होगी। अगली सीन में हम देखते हैं कि फूको अपनी शर्ट खोल लेती है और अपने टॉप के अंदर विक्टर को घुसेड़ देती है, जिससे फूको के तरबूज विक्टर की बॉडी से टच होने लगते हैं और विक्टर के माथे के निशान पर एंडी का कार्ड लगाने की कोशिश करती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर फूको ये क्या कर रही है। टॉप फूको से कहता है, क्या यही तुम्हारा प्लान है? फूको सबको समझाती है, अगर मैं ऐसे ही विक्टर से चिपकी रहूंगी तो भले ही मैं इससे कितनी भी नफरत करती हूँ, मेरा एक बड़ा अनलक विक्टर के ऊपर जरूर गिरेगा। ये सुनकर जुइस कहती है, आखिर तुम्हें इससे कितनी देर तक चिपके रहना होगा? जिस पर फूको कहती है, ये तो मुझे नहीं पता है, मैं कभी भी किसी से इतना नहीं चिपकी जिससे मैं नफरत करती हूँ। आगे जुइस पूछती है, क्या अगर ये एंडी होता तो इस पर तुरंत ही तुम्हारा अनलक गिर जाता? जिस पर फूको हाँ कह देती है। ये सुनकर जुइस कहती है, हम अपना प्लान बदल रहे हैं, तो मैं कैसे भी करके एंडी को बस 1 सेकंड के लिए ही वापस लाना होगा। अगर वो सुनकर विक्टर कहता है, अबे सालों मैं असली ही हूँ, एंडी मेरे अंदर है और मुझसे लड़ रहा है, पर वो दोबारा कभी भी सूरज नहीं देख पाएगा। ऐसा बोलकर विक्टर फिर से अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और फूको को मारने की कोशिश करने लगता है, पर सभी यूनियन मेंबर विक्टर के क्लोन से फूको को बचाने लगते हैं। ये देखकर विक्टर कहता है, आखिर तुम लोग इसे क्यों बचा रहे हो? तुम लोगों ने यूएमए बर्न को पकड़ लिया है, जिससे तुम्हें एक एक्स्ट्रा सीट मिल गई है। अगर अनलक मर जाता है तो तुम्हारे पास टोटल 2 सीट हो जाएंगी। मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग निगेटर को ढूंढूंगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर जुइस कहती है, जिन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता, जो लोग न्याय नहीं जानते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता है। ऐसा बोलकर असली विक्टर पर हमला कर देती है, पर विक्टर उसे दूर फेंक देता है। आगे जुइस सभी को फूको की रक्षा करने की ऑर्डर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैन का डंडा उसके पास वापस आ जाता है। दूसरी तरफ सभी यूनियन मेंबर फूको को विक्टर के क्लोन से बचा रहे होते हैं। आगे फूको विक्टर के अंदर से एंडी को आवाज लगाने लगती है। ये चीज विक्टर को पसंद नहीं आती और वो फूको पर हमला करने लगता है, पर टॉप आकर फूको को बचा लेता है। पर विक्टर का क्लोन टॉप के कंधे पर गोली मार देता है, जिससे उसे मिले हुए ठीक से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। हमने साथ में बहुत लंबा सफर किया है और इस बीच बहुत कुछ हो चुका है, पर अभी भी मैं एंडी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, और उसके साथ पास्ट में क्या हुआ होगा। पर मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। जब मैं एंडी से मिली थी तब उसने मेरी जान बचाई थी, पर अब मेरी बारी है। आगे फूको एंडी के माथे पर बना हुआ घाव याद करती है। उसे याद करके फूको विक्टर के माथे पर सेम जगह पर गोली मार देती है। इसके बाद फूको गोली के वजह से हुए होल के अंदर अपना अंगूठा घुसेड़ देती है, जिससे विक्टर का बहुत सारा खून बहने लगता है। फूको विक्टर से कहती है, ये घाव तुम्हारे क्लोन्स के माथे में नहीं है, तुमने जरूर इसी के अंदर एंडी को बंद करके रखा हुआ है। मेरे एंडी को वापस कर दो। आगे फूको चिल्लाते हुए कहती है, एंडी तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें बस 1 सेकंड के लिए मुझे छूना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें अब तक का सबसे बड़ा अनलक दूंगी जो तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। हम आगे देखते हैं कि फूको की बात सुनकर एंडी थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है और कहता है ये तो एक गिफ्ट होगा, और फूको को किस कर लेता है। फूको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सभी यूनियन मेंबर्स चौंक जाते हैं। आगे एंड ये सुनकर फूको शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फूको सभी से कहती है, तुम लोग जल्दी यहाँ से भाग जाओ,
एक बहुत बड़ा अनलक आने वाला है। ये सुनकर सभी यूनियन मेंबर गांव के बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि विक्टर फिर से एंडी की बॉडी पर हावी हो जाता है। विक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मुझसे बच जाओगे? आगे जैसे ही विक्टर हमला करने वाला होता है, शैन अपनी पावर का यूज करके विक्टर को वहीं रोक देता है। शैन कहता है, मैं जब तक तुम्हें देख सकता हूँ तब तक मैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी पावर्स केवल एक दूरी तक ही काम करती हैं। तभी आसमान से बहुत सारे मीटेरॉइड गिरने लगते हैं। विक्टर शैन से कहता है, इस बात को बहुत समय बीत गया है जब मैं किसी इंसान से हारा था। इसके बाद बहुत सारे मीटेरॉइड पूरे गांव पर गिरते हैं, जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है। हम देखते हैं कि मीटेरॉइड के हमलों से गांव के चारों ओर भरा पानी ऊपर आ जाता है और सभी यूनियन मेंबर उसमें बहने लगते हैं। पर निको अपनी इलेक्ट्रिक बॉल का यूज करके अपने चारों ओर एक कवच बना लेता है। फूको की पावर्स को देखकर सभी यूनियन मेंबर दंग रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मीटेरॉइड के हमले से पूरा गांव राख में बदल जाता है, जिसके बाद फूको एंडी के सर में उसका कार्ड लगाने के लिए उसके पास चली जाती है। पर गांव के चारों ओर भरा पानी फिर से गांव के अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं कि फूको एंडी के माथे पर फिर से कार्ड लगा देती है और तभी वहां पर बाढ़ आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूको बेहोश पड़ी हुई है, यानी कि एंडी फूको को बचा लेता है और फूको को लेकर यूनियन के हेडक्वार्टर आ जाता है। आगे जैसे ही फूको को होश आता है, वो एंडी को देखकर खुश हो जाती है। आगे फूको चिल्लाने लगती है और रोते हुए कहती है, तुमने और सैन ने मुझे बिना बताए सारा प्लान बना लिया। अगर यूनियन मेंबर समय पर नहीं आते तो, और अगर ये प्लान काम नहीं करता तो क्या होता? मैं फिर से अकेली हो जाती। ये सुनकर एंडी फूको के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। जब मुझे विक्टर ने अंदर कैद कर दिया था तब मुझे केवल तुम्हारी ही आवाज सुनाई दे रही थी। मैं इससे बहुत ज्यादा खुश था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फूको। एंडी के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर फूको खुश हो जाती है और एंडी से कहती है, प्लीज तुम एक बार फिर से कहो। जिस पर एंडी कहता है, जल्दी रेडी हो जाओ, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जिस तातियाना ने उसके लिए छोड़ कर गया है। एंडी आगे बताता है, तुमने गांव में केन और बाकी बच्चों को बचाया था, वो भी तुम्हें देखने के लिए आए थे। वो सभी बच्चे अब यूनियन के अनाथ आश्रम में रहेंगे जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। ये सुनकर फूको खुश हो जाती है और एंडी से पूछती है, एंडी तुम्हें क्या लगता है बच्चों के पास उनकी टीचर की जो भी यादें हैं क्या वो दुखद यादों में बदल जाएंगी? ये सुनकर एंडी टीचर को याद करने लगता है और कहता है, ये हो ही नहीं सकता। मैंने उससे शादी की थी, मुझे पता है उसकी भावनाएं कितनी स्ट्रांग है। जैसे तुम्हारी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई वैसे ही टीचर की भावनाएं बच्चों तक जरूर पहुंच जाएंगी। आगे एंडी इतने भारी शब्द कहकर खुद की तारीफ करने लगता है। हम देखते हैं कि जब एंडी ने फूको के सर पर हाथ रखा था उसकी वजह से फूको का अनलक एंडी पर गिर जाता है, जिससे एंडी की पूरी बॉडी जलने लगती है। एपिसोड के लास्ट में सभी लोग यूनियन की मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। हमें बताया जाता है कि एंडी ने यूएमए क्लॉथ को पकड़ लिया था। इसकी वजह से उसकी रेटिंग फूको से ज्यादा हो जाती है, जिससे एंडी नंबर 9 पर आ जाता है और फूको नंबर 10 पर चली जाती है। आगे मीटिंग स्टार्ट होती है जिसमें अपोकलिप्स सभी मेंबर्स को मिशन के रिजल्ट के बारे में बताने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।